पार्ट 80 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां। इमारत के पिछली तरफ भी कुशादा बरामदा था जिसके दाएं तरफ दूसरी खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। मैंने कूची को बरामदे के करीब रुकने का इशारा किया और खुद मोहतात अंदाज में रोशन खिड़की की तरफ चलने लगा। कमरे से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक मर्द था और एक औरत। वो तेज लहजे में चीनी जुबान में बातें कर रहे थे, लेकिन एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने खिड़की में झांकने की कोशिश की। अंदर की तरफ नीले रंग का दबीज पर्दा पड़ा था। एक किनारा जरा सा हटा हुआ था। मैंने उसी जगह शीशे से आंख लगा दी। कमरे का कुछ हिस्सा मेरी नजरों के सामने आ गया। सामने कुर्सी पर बैठी हुई वो दराज कामत औरत खासी हसीन थी। उसकी उम्र 40 साल से कुछ ऊपर रही होगी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा था। मेरे ख्याल में रात के उस पहर उसे या तो शब ख्वाबी के लिबास में या रिवायती चीनी लिबास में होना चाहिए था, लेकिन उसने मुख्तसर सा ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहन रखा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था जिससे वो चुस्कियां लेते हुए सामने बैठे किसी आदमी से बातें कर रही थी। कोशिश के बावजूद मैं उस शख्स को नहीं देख सका। उस औरत ने गिलास सामने तपाई पर रखा और सिगरेट का पैकेट उठा लिया। एक सिगरेट सुलगाने के बाद उसने पैकेट और लाइटर मेज पर रख दिया और सिगरेट की कश लगाते हुए बातें करती रही। मैं एक मर्तबा फिर उस छोटे से खला से कमरे के दूसरे हिस्से का मंजर देखने की कोशिश करने लगा। मेरी ये कोशिश तो कामयाब ना हो सकी। अलबत्ता मेरा हाथ बेख्याली में शीशे से टकरा गया। खटक की हल्की सी आवाज हुई और मैं बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। आवाज अगरचे बहुत हल्की थी, लेकिन मेरे ख्याल में उन लोगों को मुतवज्जो करने के लिए काफी हो सकती थी। मैं नीचे झुकते ही तेजी से खिड़की से एक तरफ हटकर दीवार के साथ चिपक गया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। चंद ही सेकंड बाद अंदर की तरफ से खिड़की के सामने से पर्दा हटा दिया गया। खिड़की के सामने जमीन पर दूर तक रोशनी फैल गई और उस रोशनी में मुझे एक साया भी हरकत करता दिखाई दिया। मेरा ख्याल है ये वही औरत थी जो खिड़की के करीब आकर बाहर देख रही थी। गनीमत था कि उसने खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश नहीं की। पर्दा एक बार फिर बराबर हो गया। मैं चंद लम्हे अपनी जगह पर दिबका रहा, फिर मोहतात अंदाज में हरकत करता हुआ दोबारा खिड़की के सामने आ गया। इस मर्तबा अंदर की तरफ वो पर्दा इसी तरह बराबर कर दिया गया कि पहले जो मामूली सा खला था वो भी गायब हो गया। मैं किसी और झिरी की तलाश में खिड़की के शीशों को देखता रहा। इसी दौरान मुझे अपने अक़ब में कदमों की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। मैंने तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल में वो कूची के सिवा और कोई नहीं हो सकता था, लेकिन उसी लम्हे बरामदे की तरफ से कूची की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वजदान बचो। चीख सुनते ही मैं तेजी से घूमा, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। सर पर लगने वाली ज़रब से मेरा दिमाग झंझना उठा और आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी। मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। जोरदार छनाके की आवाज मुझे होश में ले आई। मैं जोर जोर से सर झटकने लगा। जहन पर छाने वाली धुंध बदस्तूर छटती चली गई। मेरे हवास बहाल होने लगे। दिमाग में अगरचे अब भी धमाके हो रहे थे, मगर तकलीफ अब काबिले बर्दाश्त थी। चंद सेकंड पहले मैंने अपने अक़ब में कदमों की चाप सुनी थी तो यही समझा था कि वो कूची होगा, मगर वो दरअसल कोई और आदमी था जो बंगले के पहलू के दरवाजे से निकल कर आया था। उसे देखकर ही कूची ने चीख कर मुझे खबरदार किया था। मैंने झुकाई देकर बचने की कोशिश तो की, मगर डंडा मेरे सर पे लगा, जिससे मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। उस शख्स ने दूसरा वार करने की कोशिश की होगी, मगर कूची ने उसे कामयाब नहीं होने दिया था और इस मर्तबा डंडा खिड़की के शीशे पर लगा था, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया और छनाके की आवाज से मैं भी होश में आ गया था। मैंने एक बार फिर सर झटकते हुए बाएं तरफ देखा। कूची और हमलावर एक दूसरे से गथे हुए थे। वो शख्स कूची को रगेद रहा था। मैंने आगे बढ़कर उस आदमी का पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगा। उस शख्स ने कूची को छोड़ दिया और सांप की तरह पलटकर मुझ पर हमलावर हुआ। उसका घूंसा मेरे सीने पर लगा। मैंने उसका पैर छोड़ा और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वो शख्स फुर्ती से उठकर दोबारा मुझ पर हमलावर हो गया। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था और जिस्म में गेंडे की तरह ताकत भरी हुई थी। मास्टर लिशियान ने ठीक ही कहा था कि इस बंगले में मौजूद एक आदमी उसी की तरह हट्टा कट्टा है, और मेरा ख्याल है वो मार्शल आर्ट से भी वाकिफ था। उसका पहला हमला तो बाजारी अंदाज का था, लेकिन फिर वो संभल गया और एक मंझे हुए मार्शल आर्टिस्ट की तरह मुझ पर हमलावर हुआ। उसने मेरी गर्दन पर चौप लगाने की कोशिश की, मगर मैंने उसका ये वार रोक लिया और साथ ही उसके पेट पर फ्रंट किक रसीद कर दी। वो झटके से दोहरा हुआ, मगर फौरन संभल गया। मैंने उसे हमला करने का मौका नहीं दिया। अपनी जगह पर खड़े खड़े उछलते हुए उल्टी कलाबाजी खाई। मेरे दोनों पैर उसकी गर्दन पर लिपट गए। मैंने दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर पूरी कुव्वत से टांगों को बाएं तरफ झटका दिया। वो शख्स पूरे कद के साथ बाएं तरफ गिरा। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने पैर उसकी गर्दन से हटा लिए और उछलकर खड़ा हो गया। इसी दौरान कूची भी संभल गया था। उसी वक्त अंदर से औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी और साथ ही उठापटक की आवाजें भी आने लगी।
मुझे समझने में देर ना लगी कि मास्टर लीशियान और निकोशी दूसरी तरफ से अंदर पहुंच चुके थे। कूची, तुम इसे संभालो, मैं अंदर जा रहा हूं। मैंने ये कहकर इमारत के पहलू की तरफ दौड़ लगा दी। उस तरफ कोई बरामदा नहीं था, मगर एक दरवाजा खुला हुआ था। मुझ पर हमला करने वाला शख्स उसी दरवाजे से बाहर आया था। सामने एक तारीक राहदारी थी। मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। राहदारी के अगले मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाला कोई शख्स मुझसे टकरा गया। उसके साथ एक निस्वानी चीख भी सुनाई दी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो कोई औरत थी जो टकराकर नीचे गिरी थी। मैं भी जरा लड़खड़ा गया। मैंने अपने आप को संभाल कर नीचे गिरी हुई औरत की तरफ देखा। उसके जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था और वो खौफ की शिद्दत से मुसलसल चीख रही थी। मैंने इधर उधर देखा। दाएं तरफ एक दरवाजा खुला हुआ था। उस जवान और खूबसूरत औरत को बेलिबास देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ क्या हो रहा था। मैंने उस औरत को उठाकर कमरे के अंदर फेंका और दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। फिर आगे दौड़ गया। अब मैं उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था जिसकी खिड़की से झांकने की कोशिश करता रहा था। वो औरत जिसे मैंने बाहर से देखा था एक मोटा सा डंडा हाथ में लिए खड़ी थी। निकोशी एक कदरे भारी भरकम आदमी से गत्थम गत्था हो रहा था। कमरे का फर्नीचर उलट पलट गया था। वो औरत निकोशी पर डंडे से हमला करना चाहती थी, मगर जब भी वो डंडा ऊपर उठाती उसका अपना साथी सामने आ जाता। इस तरह उसे निकोशी पर हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था। मुझे देखकर वो मेरी तरफ घूम गई और चीखती हुई मुझ पर हमलावर हुई। मैंने बड़े इत्मीनान से डंडे को हाथ पर रोका और उसे पकड़कर जोरदार झटका दिया। दराज कद औरत झटका खाकर उसे अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी। वो चीखती हुई सोफे पर गिरी और सोफे समेत पीछे उलट गई। निकोशी एक मुतवस्सित कद-ओ-कामत का लड़का था और उसमें शुबा नहीं कि वो एक तरबियत याफ्ता और मंझा हुआ मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसका हरीफ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर लड़ाई मार्शल आर्ट्स के उसूलों और कवायद तो जवाबित के मुताबिक होती तो निकोशी चंद ही सेकंड में अपने हरीफ को जमीन चाटने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन वो शख्स मार्शल आर्ट के आदाब को नहीं समझता था। वो बाजारी अंदाज में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा था। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उस शख्स के पहलू में जोरदार घूंसा रसीद किया। वो करहा उठा, मगर उसने निकोशी की गर्दन नहीं छोड़ी। मेरा दूसरा पंच उसकी कनपट्टी पर लगा। इस बार वो चीख उठा। निकोशी की गर्दन भी उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई और फिर मैंने उस शख्स को संभलने का मौका नहीं दिया। निकोशी एक तरफ बैठा अपनी गर्दन सहला रहा था। खिड़की के बाहर से भी उठा पटक की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि कूची अपने हरीफ से नबरद आजमा था। निकोशी, बाहर जाओ, कूची को देखो। निकोशी एक झटके से उठा और उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मेरा हरीफ अगरचे जिस्मानी लिहाज से मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, मगर मैं उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी, मगर वो अपनी उस ताकत के इस्तेमाल के सलीके से वाकिफ नहीं था। इस दौरान में वो औरत भी संभल गई। उसने एक बार फिर डंडा उठाया और मुझ पर हमला करने की लीलक की। उस वक्त मैं अपने हरीफ के ऊपर था। मैं अपने हरीफ को साथ लेता हुआ बड़ी तेजी से बाएं तरफ लौट लगा गया। इस तरह मेरा हरीफ मेरे ऊपर आ गया और डंडे का वार उसकी खोपड़ी पर लगा। वो चीखता हुआ मेरे ऊपर ढेर हो गया। औरत एक लम्हे को साकित रह गई। उसकी आंखों में वहशत उभर आई, मगर मेरे होठों पर तैश दिलाने वाली मुस्कुराहट थी। उसने संभल कर एक बार फिर हमला किया। इस मर्तबा डंडा उस शख्स की पुश्त पर लगा। उसे शायद चोट का एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि सर पर लगने वाली चोट से वो पहले ही बेहोश हो चुका था। मैंने उसे अपने ऊपर से एक तरफ धकेला और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। औरत पर जुनून सतारी हो गया। वो पैदर पर डंडे से मुझ पर हमला करती रही और मैं उछल उछल कर अपने आप को बचाता रहा। बिलाखिर मैंने डंडे को पकड़कर अपनी तरफ झटका दिया। वो लड़खड़ाती हुई आई और मुझसे टकरा गई। मैंने उसे इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वो अपने हाथों को भी हरकत देने के काबिल नहीं रही थी। वो इस तरह मेरे सीने से लगी हुई थी जैसे महबूब को लिपटा रखा हो। उसका सांस फूल गया था। चेहरे पर खौफ और आंखों में बेपनाह वहशत थी। जो औरतें शराब पीती हों, सिगरेट नोशी करती हों, वो बिस्तर पर तो मर्दों का दिल बहला सकती हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर अपना दिफा नहीं कर सकती। औरत में तो बड़ी ताकत होती है, इतनी कि वो दुनिया को तहवाला कर सकती हैं, मगर तुमने अपने आप को बर्बाद कर डाला। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर मैंने उसे बाहों से पकड़कर पीछे की तरफ जोरदार धक्का दिया। वो शीशे के टॉप वाली सेंटर टेबल पर गिरी। छनाके की आवाज के साथ ही उसकी खौफनाक चीख भी कमरे में गूंजी। टेबल का शीशा टूट गया था और वो अंदर धंस गई थी। शीशा टूटने से उसकी दोनों टांगों और एक बाजू पर कट लग गए थे, जिनसे खून रिसने लगा था, मगर जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं थे। तुम यहाँ आराम करो, मैं जरा अपने साथियों को देख कर आता हूँ। मैं ही कहकर खिड़की की तरफ लपका और फिर वो मंजर देखकर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। एक आदमी पिछली तरफ झाड़ियों में भागा जा रहा था। निकोशी और गोची उसके पीछे थे और फिर उसी लम्हे अंदर किसी कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी।
میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسرے کمرے کا منظر خاصا دلچسپ تھا۔ ماسٹر لیشیان 2 حریفوں سے نبرد آزما تھا۔ وہ دونوں مارشل آرٹس کے ماہر تھے اور ماسٹر کو بھی شاید ان سے مقابلہ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا، اس لیے مقابلے کے لیے جگہ کی کمی نہیں تھی۔ البتہ سارا فرنیچر الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ماسٹر کے حریفوں میں ایک کو تو میں نے پہچان لیا، وہ میگا ٹیراٹ تھا، اور دوسرا میرے لیے اجنبی تھا، جسے ماسٹر نے میرے سامنے اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، البتہ میگا ماسٹر پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور ماسٹر بڑی خوبصورتی سے ان حملوں کا دفاع کر رہا تھا۔ دوسرا حریف اٹھ کر حملہ آور ہونے کے انداز میں ماسٹر کی طرف لپکا، لیکن میں نے اسے قریب پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کھڑے کھڑے طاقتور اسپرنگ کی طرف اپنی جگہ سے حرکت کی اور میری فلائنگ کک بھرپور انداز میں اس شخص کے سینے پر لگی۔ وہ چیختا ہوا ڈیر ہو گیا۔ میں نے اسے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی دوران ماسٹر مجھ سے ٹکرایا۔ وہ میگا کا ایک پنچ کھا کر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اپنے آپ کو میگا کے مقابلے کے لیے تیار کرتا، میگا نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ماسٹر اس کے پیچھے لپکا۔ میرے حریف نے بھی ایک زوردار چھلانگ لگائی اور کھڑکی توڑتا ہوا باہر جا گرا۔ میں کھڑکی کی طرف لپکا تو وہ شخص بہت تیزی سے ایک طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے جانا بیکار تھا۔ میں مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ماسٹر لیشیان برآمدے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے جانا بیکار ہے۔ یکسیان کو دیکھو، وہ اندر ہی ہے۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ ماسٹر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ ارے یہی تھا وہ، کہاں بھاگ گیا؟ ہم کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ بیڈ کے نیچے آہٹ سن کر میں چونکا، اور جب میں نے جھک کر دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یکسیان بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ اس کے جسم پر صرف پتلون تھی، سینے پر پٹی بندھی تھی جو پہلو کی طرف سے خون آلود ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس روز جانکی کے خنجر کا وار کاری ثابت ہوا تھا، اور یکسیان اس قابل نہیں رہا تھا کہ اپنا دفاع کر سکتا یا بھاگ سکتا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بڑے زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کسی عورت کے چلانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ پہلو والے کمرے سے یہاں داخل ہوتے ہی ایک عورت مجھ سے ٹکرائی تھی، جسے میں نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں نے یکسیان کو ماسٹر کے حوالے کیا اور تیزی سے اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ عورت جھٹکے سے پیچھے گر گئی۔ میں نے اندر داخل ہو کر بتی جلائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میری نظریں اس عورت کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی عمر 20-21 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ چہرے پر بے پناہ خوف تھا اور آنکھیں وحشت سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ دوسرے کمرے میں، میں یکسیان والے کمرے میں تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور یکسیان والے کمرے میں آ گیا۔ یکسیان بیڈ پر پڑا تھا اور ماسٹر سامنے کھڑا کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کرسی پر سے زنانہ کپڑے اٹھائے اور دوسرے کمرے میں پھینک کر واپس آ گیا۔ یکسیان کے جسم پر بندھی ہوئی پٹی خون سے تر ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے جھک کر پنڈلی پر بندھا ہوا خنجر نکال لیا۔ تمہارے سارے آدمی تو بھاگ گئے، اور تمہارا وہ گرو گھنٹال بھی، جس کے کہنے پر تم نے مجھے مروانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تم خود ہی سوچ سکتے ہو۔ یہاں نہیں وجدان، اسے ہم ساتھ لے چلیں گے اور پھر اس سے پوچھ گچھ کریں گے، ماسٹر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ اسی وقت نسوانی چیخ کی آواز سن کر میں باہر کی طرف دوڑا۔ میں عقبی برآمدے میں پہنچا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ کوچی اور نکوشی اسی عورت کو پکڑ کر لا رہے تھے جسے میں نے دوسرے کمرے میں کپڑے لے جا کر دیے تھے۔ اس نے کپڑے پہننے کے بعد پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑ دو اسے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے چلے جائیں گے اور تم بھی آزاد ہوگی۔ اس لڑکی کو کمرے میں ہی چھوڑ کر ہم باہر آ گئے۔ یکسیان ہمارے آگے تھا اور ماسٹر نے اسے کالر سے پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کمرے میں آ گیا جہاں وہ لمبے قد والی عورت اب بھی سینٹر ٹیبل کے اندر دھسی ہوئی تھی۔ وہ اینجلا تھی۔ سینٹر ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ جانے سے وہ فریم کے اندر اس طرح پھنسی تھی کہ خود سے نہیں نکل سکتی تھی، اور شاید اس نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ کوئی حرکت کرنے کی صورت میں ٹوٹے ہوئے شیشے اس کے جسم کو مزید زخمی کر سکتے تھے۔ دوسرا آدمی ابھی تک بے ہوشی پڑا تھا، جس کے سر پر اینجلا کا ڈنڈا لگا تھا۔ مجھے یہاں سے نکالو، میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، مجھے نکالو یہاں سے۔ میرا خیال ہے یہی جگہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ کچھ دیر یہاں آرام کرو، جب تھک جاؤ گی تو کوشش کر کے نکل آنا۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، مار ڈالوں گی تم سب لوگوں کو۔ تم لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شکر کرو ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسری مرتبہ سامنے آؤ گی نا تو زندہ نہیں بچو گی۔
ان लोगों से दोस्ती तुमको महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। मैं दरवाजे में खड़ा होकर यक्सियान की तरफ इशारा करने लगा और कमरे से बाहर आ गया। वो लड़की दूसरे कमरे में थी और मुझे यकीन था कि हमारे जाने के बाद वो एंजेला को उस मुसीबत से निजात दिला देगी। हम यक्सियान को लेकर बंगले से बाहर आ गए। स्टेशन वैगन दरख्त के नीचे मौजूद थी, लेकिन हाशी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हे इधर उधर देखने के बाद मास्टर ने उसका नाम लेकर पुकारा तो वो पौधों की आड़ से निकलकर सामने आ गई। सॉरी मास्टर, अगर मैं कार में ही बैठी रहती तो आप लोग मुझे ढूंढते ही रह जाते और मैं कहीं नजर ना आती। क्या मतलब? थोड़ी देर पहले एक आदमी बंगले से निकलकर दौड़ता हुआ इस तरफ आया था। मुझे कुछ शुबा सा हुआ और मैं वैगन से उतरकर पौधों में छुप गई। वैगन से उतरते हुए मैंने चाबी भी निकाल ली थी और डैशबोर्ड के नीचे एक तार भी खींच दिया था। मेरा शुबा दुरुस्त निकला। उस शख्स ने वैगन में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की थी, मगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो उस तरफ भाग गया। ओह, वो यकीनन मैगा होगा। हम लोग वैगन में बैठ चुके थे। हाशी स्टीयरिंग के नीचे झुकी वो तार जोड़ रही थी। फिर वो सीधी होकर बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। क्या एंजेला पुलिस को इत्तला दे देगी? मैंने मास्टर से पूछते हुए कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुद भी एक बदनाम औरत है, पहले से पुलिस की लिस्ट पर है। उसने खतरनाक मुजरिमों को पनाह दे रखी थी। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला देकर वो अपनी गर्दन नहीं फंसवाएगी। मैंने मुड़कर यक्सियान की तरफ देखा। वो पिछली सीट पर पूची और निकोशी के बीच में बैठा हुआ था। वैगन हरकत में आ चुकी थी। इस बार हाशी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उस वक्त अगरचा रात का 1 बज चुका था, मगर कस्बे के बाज़ इलाकों में थोड़ी बहुत रौनक नजर आ रही थी। ऐसी जगहों पर किसी थिएटर ने नाइट क्लब की वजह से इक्का दुक्का रेस्टोरेंट भी खुले हुए थे। एक मोड़ घूमते ही हाशी को वैगन की रफ्तार कम कर लेनी पड़ी। सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। हाशी ने मास्टर की तरफ देखा और उसका इशारा पाकर वैन रोक ली। वो 4 पुलिस वाले थे। 3 राइफल तान कर खड़े रहे और चौथा वैगन की स्टीयरिंग साइड पर आ गया। उसने पहले हाशी को देखा और फिर मोहतात अंदाज में आगे झुककर वैगन के दूसरे मुसाफिरों को देखने लगा। मास्टर के चेहरे पर निगाह पड़ते ही वो चौंका, बो किया और सीधा होते हुए बोला, मास्टर, आप इस वक्त शाओयांग में? एक जरूरी काम से आए थे। क्या बात है? ये चेकिंग किस सिलसिले में हो रही है? स्ट्रीट एम के एक मकान में एक औरत को कत्ल कर दिया गया है मास्टर। कातिल की तलाश में चेकिंग हो रही है। पुलिस अफसर ने जवाब दिया और फिर बो किया और अपने मातहतों को गाड़ी के सामने से हट जाने का इशारा दिया। वो पुलिस ऑफिसर भी मास्टर का शागिर्द रह चुका था। हाशी के बंगले पर पहुंचते यक्सियान को एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मास्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में यक्सियान के अलावा मैं और मास्टर थे। तो पहले से जख्मी हो यक्सियान, अगर मजीद तकलीफ से बचना चाहते हो तो मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देते रहो, वरना इस वक्त तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन ये बात जहन नशीन कर लो कि तुम्हारी मौत के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। मैगा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैगा से हम बाद में निमट लेंगे, पहले तो तुम मेरी बात का जवाब दो। मैगा से तुम्हारी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? वो चंद लम्हे खामोश रहा और फिर मेरे हर सवाल का जवाब देता चला गया। यक्सियान के कहने के मुताबिक मैगा से उसकी मुलाकात शाओयांग में ही हुई थी। मैगा को किसी तरह पता चल गया था कि यक्सियान से मेरी चपकलिश चल रही है और वो मुझसे बदला लेने के लिए ही यहाँ आया था। मैगा ने उसे पेशकश की कि अगर यक्सियान मुझे अगवा करके इस इलाके से बाहर निकाल ले जाने में उसकी मदद करे तो ना सिर्फ उसे खतीर रकम दी जाएगी, बल्कि वो चाहे तो उनके साथ गोल्डन ट्रायंगल भी जा सकता है। मैंने मनशन को एक बड़ी रकम का लालच देकर तुम्हें अगवा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मनशन शाओलिन का सबसे सीनियर और माहिर मार्शल आर्टिस्ट था। उसे आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था, मगर तुमसे वो खतरा महसूस करने लगा। उसे यकीन था कि एक न एक दिन तुम उसके मुकाबले आ जाओगे और वो तुमसे शिकस्त खा जाएगा। उस खौफ ने उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दी। मैंने उसे तुम्हारे अगवा की जिम्मेदारी सौंपी। उसने ब्लो पाइप के जरिए तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की, मगर तुम्हारे बजाय कोई और लड़का जहरीली सुई का शिकार हो गया। फरार की कोशिश में मनशन तुम्हारे हाथ लग गया और तुमने जिस तरह उसकी पिटाई की थी उसका भी मुझे पता चल गया था। उसे यकीन था कि तुम लोग उसे तशद्दुद का निशाना बनाओगे, इसीलिए उसने साइनाइड का कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। और मोरो तांग को तुमने क्यों कत्ल किया? मोरो ने खुद अपनी मौत को दावत दी थी। मनशन से मेरी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी और हमें सारी बातें वहीं पर हुई थी। मोरो वहीं के करीब बैठा था और उसने हमारी बातें सुन ली थी। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं दरिया पर तुम्हारे अगवा की कोशिश में नाकाम और जानकी के हाथों जख्मी होकर उसकी कार पर शाओयांग आ रहा था, तो बातों बातों में उसने बता दिया कि उस रोज उसने रेस्टोरेंट में मेरी और मनशन की बातें सुन ली थी। मैं एकदम चौंका। वो मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता था। मैं उसे अपने ठिकाने तक ले गया जहाँ मैगा भी मौजूद था, और फिर मैगा से मशवरे के बाद मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैगा का कोई और ठिकाना? वो एंजेला के बंगले से भागकर कहाँ जा सकता है? मुझे उसके किसी और ठिकाने का इल्म नहीं है। एंजेला से क्या ताल्लुक है उसका?
एंजेला एक औरत है, उसके पास कोई भी शख्स जा सकता है। मेगा ने उससे तय कर लिया था कि वो जब तक उसके पास रहेगा कोई और मर्द वहां नहीं आएगा। उस शख्स को किसने मरवाया था जो उस रोज शाओलिन से तुम्हारे साथ आया था? वो ताओ, वो बहुत बुज़दिल आदमी था। हमने फैसला किया कि उसे यहाँ से भगा दिया जाए, मगर वो कमबख्त शाओलिन पहुंच गया। मेगा के आदमी उसकी निगरानी कर रहे थे। मेगा ने अपने आदमी को हुक्म दे रखा था कि अगर वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। ताओ तकरीबन 1 घंटे तक मेगा के आदमियों की निगाहों से ओझल रहा, और जब दोबारा नजर आया तो उसके साथ 2 लड़कियां और एक आदमी भी था। वो खुद लंगड़ा कर चल रहा था। उसके आदमियों को शुबा हुआ कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने उसे कार से कुचलकर मार डाला और उन लड़कियों और उस आदमी को डराने के लिए वापस जाते हुए हवाई ब्रस्ट मार दिया। जानते हो वो लड़कियां और उनका साथी कौन था? नहीं, वो मैं था, और मेरे साथ कामनी और चीकू थी। तुम्हारे हाथों इतने बेगुनाह मारे जा चुके हैं कि तुम्हें कम से कम 10 मरतबा फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और आइंदा तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला मैं नहीं, मास्टर करेंगे। मैंने लीशियान की तरफ इशारा किया। प्लीज मास्टर, मैं जख्मी हूँ, मुझ पर रहम खाओ। यक्सियान रोता हुआ मास्टर के कदमों में गिर गया। मास्टर ने उसे ठोकर मारकर पीछे गिरा दिया। मेरे होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। यक्सियान के हाथ पैर बांधकर उसे फर्श पर डाल दिया गया, और जब हम कमरे से बाहर आए तो हाशी शब ख्वाबी के रिवायती चीनी लिबास में थी। हम सुबह 4 बजे तक वहीं रहे और फिर यक्सियान के बारे में चियांग शाओ और हाशी को हिदायत देकर शाओलिन के लिए रवाना हो गए। अपने कैंप में पहुंचकर मुझे सिर्फ आधा घंटा आराम करने का मौका मिला। फिर मैं तैयार होकर 5:30 बजे पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां मास्टर हिंगपाई हस्बे मामूल मुझसे पहले ही मौजूद था। मैंने अगरचे जानकी को आज भी नहीं जगाया था, लेकिन मैं खुद अपनी ची की प्रैक्टिस में कोई नागा नहीं करना चाहता था। प्रैक्टिस के इख्तिताम पर हस्बे मामूल मास्टर हिंगपाई कुछ देर तक मुझसे बातें करता रहा। फिर जब सूरज उभर आया तो मास्टर ने सूरज के सुर्ख गोले पर निगाहें जमा दी और मुझे वहां से उठने का मौका मिल गया। मैं जॉगिंग करता हुआ वहां से दूर निकल गया। मैं वापस आया तो जानकी वगैरह नाश्ते पर मेरा इंतजार कर रही थी। जानकी ने सबसे पहले मुझसे यही सवाल किया कि गुज़िश्ता रात क्या हुआ था। मैं उसे तफसील से बताता रहा। मुझे सीजर हैंड डिफेंस की प्रैक्टिस करते हुए कई हफ्ते गुजर गए। उस रोज मास्टर लीशियान खुद मेरे मुकाबले पर आ गया। वो मुझ पर ऐसे वार कर रहा था जिन्हें मैंने सीजर हैंड डिफेंस टेक्निक से रोकना था। शुरू में तो मुझे कुछ नाकामी हुई, लेकिन मुसलसल प्रैक्टिस से मुझे अमली तजुर्बा होता गया। एक मरतबा जब मास्टर लीशियान ने हमला किया तो उसका हाथ नीचे आने से पहले ही मैंने बड़ी फुर्ती से दोनों बाजू इस तरह अपने सामने कर लिए कि कलाइयां कैंची के ब्लेड्स की तरह एक दूसरे को क्रॉस करने लगी। मास्टर का बाजू उसकी कलाई से जरा पीछे इस क्रॉस पर पड़ा। मैंने अपने दोनों हाथों की बंद मुट्ठियों की पुष्ट को आपस में मिला लिया। इस तरह मास्टर का बाजू मेरे क्रॉस के शिकंजे में फंस गया। गुड। मास्टर मुस्कुरा दिया और फिर वो अचानक चीखा, लगाओ जोर, दबाओ मेरे बाजू को। मेरी पूरी कुव्वत मेरी बाहों में सिमट आई। मेरी बंद मुट्ठियों के जोड़ सफेद होने लगे। मास्टर का बाजू शिकंजे की तरह मेरी कलाइयों के क्रॉस में फंसा हुआ था। तुम्हारे कंधों में जोर नहीं है, कोहनी से आगे उंगलियों की पोरों तक होना चाहिए। गुड, लेकिन तुम्हारी कोहनियों के दरमियान फासला बढ़ रहा है, इसे रोको। वेरी गुड। अब देखो मैं अपना बाजू किस तरह छुड़ाता हूँ। मास्टर चंदा में जोर आजमाई करता रहा। फिर उसने यल करते हुए अपने बाजू को इस तरह झटका दिया कि वो मेरे शिकंजे से निकल गया। बहुत खूब वजदान, प्रैक्टिस की जरूरत है। चंद रोज की प्रैक्टिस से तुम इस काबिल हो जाओगे कि हरीफ के बाजू की हड्डी तोड़ सको। इस तरह मेरी प्रैक्टिस जारी रही। लीशियान ने मुझे वो टेक्निक भी सिखा दी कि जब अपना हाथ हरीफ के शिकंजे में फंस जाए तो उसे किस तरह आजाद कराया जा सकता है। 3-4 हफ्तों की मजीद प्रैक्टिस के बाद मैं उस टेक्निक में महारत हासिल कर चुका था। उन्हीं दिनों एक कैंप के सालाना चैलेंज मुकाबलों की तैयारियां हो रही थी। उस तकरीब में इस कैंप के कामयाब उम्मीदवारों को डिग्रियां भी दी जाने वाली थी। हमारे कैंप को भी मदऊ किया गया, लेकिन फिर अचानक उस कैंप की तकरीब मुलतवी कर दी गई। अगरचे इल्तिवा की वजह छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बात छुपी न रह सकी। ये इंकिशाफ सबके लिए नहायत सनसनीखेज साबित हुआ कि उस कैंप की 2 लड़कियां और 3 लड़के हेरोइन इस्तेमाल करने लगे थे। वो पांचों अपनी ट्रेनिंग के आखिरी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले थे। कामयाबी पर उन्हें डिग्रियां दी जाती और वो अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाते। ये खबर जंगल की आग की तरफ पूरे शाओलिन टेम्पल में फैल गई। फिर नए नए इंकिशाफ होने लगे। हर कैंप का कोई ना कोई लड़का या लड़की इस लानत में मुब्तला पाया गया था, और बदकिस्मती से हमारे कैंप के 2 लड़के भी इसका शिकार हो गए थे। नशे के आदी लड़कों को कैंप से निकाल देना कोई हल नहीं था। जरूरत इस बात की थी कि उन लोगों को तलाश किया जाए जो ये जहर उनके खून में फैला रहे थे। इब्तदाई पूछगछ से ये पता चल गया कि कैंपों में हीरोइन को मुतारिफ हुए 1.5-2 महीने से ज्यादा का अरसा नहीं हुआ था। मेरे जहन में मेगा का नाम उभरा।
तकरीबन 2 माह पहले उसे यहाँ देखा गया था। उसका ताल्लुक चूंकि इसी बिजनेस से था, इसीलिए उस पर शुबा फितरी बात थी। वो उसके बाद यहाँ घर से नजर नहीं आया था, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो खुद यहाँ आकर पुड़ियाँ बांटता फिरे। ये काम वो किसी से भी ले सकता था। मेरे जहन में 2 नाम और थे, जर्मन ट्रूडोर और उसका लंबे बालों वाला बरतानवी साथी जो 2-3 मरतबा हमारे हाथों पिट चुके थे। वो दोनों इसी फितरत के थे कि पैसे के लिए इस किस्म का कोई भी काम कर सकते थे। मैंने मास्टर को अपने शुबे से आगाह किया और फिर हमने खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। कोची मेरे साथ था। हम हीरोइन इस्तेमाल करने वालों से पूछते रहे कि उन्हें पुड़ियाँ कौन सप्लाई करता था, मगर कोई भी नाम बताने को तैयार नहीं था। उन्हें या तो बुरे नताइज की धमकियाँ दी गई थी या ये खौफ था कि अगर सप्लायर पकड़ा गया तो वो लोग इस नशे से महरूम हो जाएंगे। बिला आखिर किसी दूसरे कैंप की एक लड़की मेरे हाथ लग गई। वो थाईलैंड की रिहायशी थी और इत्तेफाक से मास्टर हुचन से मार्शल आर्ट्स की इब्तिदाई तरबियत हासिल कर चुकी थी। मैंने उसे अपने बारे में बताया तो वो चौंक गई। उसने बैंकॉक में मेरा नाम ज़रूर सुना था, मगर मुझे देखा कभी नहीं था। उसका ख्याल था कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नामों और वाक़यात के हवाले काम कर गए। अगर मैंने उनके बारे में बताया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे पुड़िया देनी बंद कर देंगे। शांति नामी उस लड़की ने कहा, पुड़िया मैं तुम्हें दूंगा और डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुम बताओ वो लोग हैं कौन? ये बात तुम्हें जहन नशीन रखनी चाहिए कि हीरोइन तुम्हें तबाह कर देगी, खोखला कर देगी तुम्हें। तुम कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकोगी। हमें उनके नाम बता दो, हम आज ही उनसे निपट लेंगे। शांति कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होठ कपकपा रहे थे। मैं उसकी हौसला अफजाई करता रहा। फिर उसने वो नाम बता दिए। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मेरा शक दुरुस्त निकला था। जर्मन ट्रूडोर और उसका लंबे बालों वाला साथी माइकल ही थे। मगर उन लोगों को तो बहुत दिनों से यहाँ नहीं देखा गया। वो तुमसे राब्ता कैसे करते हैं? वो दोनों शाओयांग में रह रहे हैं, हर तीसरे रोज यहाँ आते हैं। उन्होंने गेशु पार्क को अपना अड्डा बना रखा है, जहाँ कॉफ़ी शॉप है। वो उससे ज़रा हटकर दरख्तों के नीचे एक बेंच पर बैठे रहते हैं और ज़रूरतमंद वहाँ जाकर उनसे पुड़ियाँ ले लेते हैं। 3 दिन बाद? आखिरी मरतबा कब आए थे वो, और अब किस दिन आएंगे? 2 दिन पहले आए थे, अब कल आएंगे। वो रात 8 से 10 बजे तक वहाँ बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम्हें मालूम है वो लोग हीरोइन कहाँ से लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है शांति, वो कल यहाँ आएंगे तो वापस नहीं जा सकेंगे और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में मास्टर से बात करता हूँ। आज ही तुम्हारा इलाज शुरू कर दिया जाएगा। तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। शांति की उम्र 25-26 साल रही होगी। उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर इज़्मलाल वाज़े तौर पर नजर आ रहा था और ये पशमर्दगी हीरोइन के इस्तेमाल का नतीजा थी। ये भी अच्छी बात थी कि बर वक्त पता चल गया था। एक बात तुम भी सच सच बता दो, क्या तुम वही वजदान हो जो? तुम्हें इस बात में शक नहीं होना चाहिए। मैं वही वजदान हूँ जिसने बैंकॉक में मंशियात के सबसे बड़े ताजिर और बदमाश टाइगर की गर्दन मरोड़ी थी। पेड्रो भी मेरे ही हाथों जहन्नुम वासिल हुआ था। वैसे क्या तुम डॉक्टर जानकी देवी को जानती हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। बैंकॉक में उसका नाम भी तुम्हारे नाम के साथ सुना जाता था, और एक और औरत भी तो थी तुम्हारे साथ। हाँ, याद आया, थाई वांग नाम था उसका। थाई। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जानती हो उसकी मौत कैसे हुई थी? वो मेरे दुश्मनों के हाथ लग गई थी। कई रोज तक उनकी कैद में रही। इस दौरान में उसे कसरत से हीरोइन के इंजेक्शन दिए जाते रहे, और जब मैंने उसे दुश्मनों की कैद से आज़ाद कराया तो उसके बदन से जिंदगी का सारा रस निचोड़ लिया गया था। हीरोइन ने उसे मौत के तारीख गार में धकेल दिया। मैं वो लम्हात कभी नहीं भुला सकूंगा जब थाई ने मेरी आगोश में जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। आई एम सॉरी। और डॉक्टर जानकी देवी? वो मेरे साथ है यहाँ शाओलिन में। 1-2 दिन बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अब मैं चलता हूँ शांति। आज से तुम्हारा इलाज शुरू हो जाएगा और तुम्हें वादा करना होगा कि आइंदा तुम इस लानत के करीब भी नहीं फटकोगी। मैं वादा करती हूँ। मैंने वापस आकर मास्टर लेशियान को सूरत हाल से आगाह किया। फिर हम रात गए तक शाओलिन के दूसरे मास्टरों से राब्ते करते रहे और बिलाखिर सब लोग एक प्रोग्राम पर मुत्तफिक हो गए। दूसरे रोज शाम का अंधेरा फैलते ही कुछ लड़के गेशु पार्क में इधर उधर फैल गए। उनका ताल्लुक शाओलिन के मुख्तलिफ कैंपों से था। उनका पार्क में दाखिल होने और बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे महज वक्त गुजारी के लिए आए हों। 2 लड़के कॉफी शॉप में बैठ गए। वो भी एक दूसरे से लाताल्लुक और अलग थलग बैठे थे। मैं भी अंधेरे में एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा था। मुझसे कुछ फासले पर कूची मौजूद था। जिस बेंच की निशानदेही शांति ने की थी वो कॉफी शॉप से तकरीबन 15 गज दूर एक दरख्त के नीचे थी, और वहां उस वक्त 2 आदमी बैठे थे। अंधेरे में अगरचे उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, मगर वो ट्रूडोर और माइकल नहीं थे। शांति ने बताया था कि वो रात 8 से 10 बजे तक वहां बैठते हैं। उस वक्त 8:30 बज रहे थे। वो अभी तक नहीं आए थे। मैं सोच रहा था कि उन्हें कोई शुबा तो नहीं हो गया।
ہم نے اس معاملے میں بڑی رازداری برتی تھی. اگر ہم چاہتے تو پولیس کو ان کے بارے میں اطلاع دے سکتے تھے، لیکن تمام ماسٹرز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان بدماشوں سے اپنے طور پر نمٹا جائے گا. یہاں پر پارٹ 18 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 19 سماعت فرمائیں.